नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए मुद्दे के साथ, आज जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारे साथ कुछ देर में राजनीतिक मेहमान जो हैं वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको भी पता होगा कि बिहार में उपचुनाव होना है। आगामी 13 नवंबर को बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होना तय, घोषणा हो चुकी है। और ये भी तय है कि 23 नवंबर को काउंटिंग होगी, मतलब नतीजे जो हैं वो चारों विधानसभा के वो आ जाएंगे। लेकिन ये जो उपचुनाव हो रहा है बिहार में, इसमें सबसे कॉमन बात ये है कि सीट चाहे कोई भी हो, चाहे बेलागंज का सीट हो, इमामगंज का सीट हो, या फिर रामगढ़ का सीट हो, या फिर तरारी का सीट हो, एक कॉमन चीज जो है वो हर सीट में दिखाई दे रही है। जो उम्मीदवार हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ जाएगा कि राजनीति पर परिवारवाद जो है वो कितना हावी हो। भले कोई भी पार्टी हो, अपने भाषण के दौरान जब नेताजी भाषण देते हैं तो वो परिवारवाद पर लंबा लंबा दावे करते हैं और कहते हैं कि हमारे पार्टी में परिवारवाद बिल्कुल नहीं। लेकिन आप उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसको आप एक बार गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि राजनीति में परिवारवाद कितना हावी। तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो अपना भविष्य जो है वो बिहार की राजनीति में तलाश रहे हैं। उनको कहाँ जगह मिलेगी, कब जगह मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और एक एक करके नए जो हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान हैं वो इस चर्चा में शामिल होंगे। मैं सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आज इस चर्चा में शामिल होंगे, राकेश पोद्दार जी। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे रामपुकार सिन्हा जी को, जो नमस्कार। आरएलएम पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जन सुराज पार्टी से प्रीति नंदिनी जी शामिल होंगे इस चर्चा में। इसके अलावा अरुण कुमार जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो शामिल होंगे इस चर्चा में। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं कमल कमलेश, वो भी थोड़ी देर में इस चर्चा में शामिल होंगे। स्क्रीन पर हमारे जो 4 राजनीतिक मेहमान हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जो है वो अरुण जी से हम करेंगे, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अरुण जी, दिल पे हाथ रख के ये बताइए कि अगर राजनीति में परिवारवाद इतना हावी रहेगा किसी भी पार्टी में, मैं केवल आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी में थोड़ा सा ज्यादा है, किसी में कम है, परिवारवाद हर जगह जो है वो साफ तौर पर दिखाई देता है, तो उन लाखों हजारों कार्यकर्ताओं का अरुण जी क्या होगा? उनका भविष्य तो फिर अंधेरा के सिवाय और उन्हें कुछ नहीं हासिल होगा। अगर इस तरीके से बेलागंज से सुरेंद्र यादव का बेटा चुनाव लड़ेगा, इमामगंज से जीतन राम मांझी की जो बहू है वो चुनाव लड़ेगी, रामगढ़ से जगदानंद सिंह के बेटे चुनाव लड़ेंगे, एक बेटे सांसद बन गए तो अब दूसरा जो बेटा है वो विधायक बनेगा, तो कार्यकर्ता क्या करेगा अरुण जी? देखिए सौरभ जी, आपका सवाल जायज है, लेकिन पूरी बारीकी से सारी चीज को समझना होगा। कार्यकर्ता क्या करेगा और किस एंगल से आप देखते हैं, है ना? और आज तक परिवारवाद पे, भ्रष्टाचार पे, तरह तरह से अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का आरोप हमारे ऊपर, हमारे पार्टी के ऊपर लगते आए। लेकिन आज अब जब देखेंगे सामने, और पिछले लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा,
और इस बार भी अगर देखेंगे एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, चाहे 4 जगह बिहार में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, या फिर आप बगल के राज्य चले जाइए झारखंड में, झारखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो किस कदर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवादी लोगों को, परिवारवाद से जुड़े लोगों अरुण को जी, अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी को आईना मत दिखाइए। आप बिहार की जनता को आईना दिखाइए ना। बिहार की जनता के सामने आपको जाना है, उनका वोट लेना है। देखिए सौरभ उनके जी, सामने किस मुंह से आप वोट मांगेंगे? आप ये कहेंगे कि पहले हम जगदानंद सिंह के लिए वोट मांगते थे, फिर सुधाकर सिंह के लिए मांगते थे, और अब आप अजीत सिंह के लिए वोट दीजिए, क्योंकि हमको एक ही परिवार से मतलब है। अगर एक विधानसभा है तो वहां मेरा एक ही परिवार का जो बेटा है, बेटी है, वही लड़ेगा चुनाव। देखिए सौरभ जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं जिस क्षेत्र को लेकर, जिन उम्मीदवारों को लेकर, अगर आप देखेंगे उनकी भूमिका दल के अंदर, पार्टी के अंदर, समाज के अंदर, तो लगातार ये लोग समाज के बीच काम करते आए हैं, क्षेत्र में काम करते आए हैं, और कोई समाज वहां नहीं है। और आपकी पार्टी से और कोई आदमी का समाज, कोई दूसरा आदमी का समाज उस क्षेत्र में नहीं है। केवल एक ही समाज, एक ही आदमी का परिवार वहां काम कर रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर सौरभ भाई आप देखेंगे, आप देखिए ना, इमामगंज में पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने वहां से टिकट देने का काम किया रोशन मांझी से। तो आप बेलागंज के बारे में बताइए ना, आप रामगढ़ के बारे में बताइए। मैं बेलागंज की बात कर रहा हूं। आप जब देखेंगे सुरेंद्र यादव जी के पुत्र के बारे में, विश्वनाथ जी पिछले 20 सालों से युवा राजद के संगठन में काम करते आए हैं, हम लोगों के साथ काम किए, अभी भी प्रदेश में वो उपाध्यक्ष है, और क्षेत्र में जाके देखिए उनकी एक्टिविटी, जनता के बीच वो रहते हैं, काम करते हैं, दुख सुख में खड़े रहते हैं। तो उनके पिताजी एमपी बन गए ना, उनके पिताजी एमपी बन गए ना, तो दूसरे को जगह दे देते आप। काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में, परिवार क्या सदस्य काम कर रहे हैं, और कोई कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है सुरेंद्र यादव के बेटे को छोड़कर बेलागंज में। लेकिन अब देखा जाएगा ना समाज का क्या है, क्षेत्र का क्या है डिमांड, सारे चीज को देखते हुए पार्टी निर्णय लेती है। मतलब परिवारवाद से ऊपर उठना नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी पर आरोप लगाएंगे, जदयू पर आरोप लगाएंगे, लेकिन खुद वही काम करेंगे। नहीं, इसको उस तरीके से अगर काम करते हैं कोई व्यक्ति लंबे अरसे से पार्टी के बैनर तले समाज के सुख दुख को उठाते हैं, तो क्यों नहीं उनको तो मिलना चाहिए पुरस्कार पार्टी की तरफ से। चलिए, तब तो अरुण जी, तब तो ये हो जाएगा ना कि अगर 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा की, तो 243 जो परिवार है उसका कब्जा हो जाएगा। बाकी लोग क्या करेंगे? नहीं, बाकी लोग जो आपके पीछे झंडा लेके चलते हैं और जो आरजेडी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनका क्या होगा? सौरभ भाई, उनको तो कभी जगह नहीं मिलेगी राजनीति में। सौरभ भाई, ऐसा बात नहीं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति को आप समझते हैं। आप देख लीजिए ना बिहार विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव, और हमारे पार्टी के द्वारा जारी उम्मीदवारों के, आप एक नई लकीर खींचते ना अरुण जी, आपकी पार्टी एक नई लकीर खींचती। आपकी पार्टी सुरेंद्र यादव को कहती कि आप एमपी बन गए, आपके बेटे को हम सीट नहीं देंगे, हम दूसरे कार्यकर्ता को यहां सीट देंगे। आप जगदानंद सिंह को कहते कि आप खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके बेटे एमपी बन गए और आपके दूसरे बेटे को अब हम टिकट नहीं देंगे। आप एक नई लकीर खींचते राजनीति में। सौरभ भाई, पार्टी इस आधार पे थोड़े तय करती है, पार्टी तो कार्यकर्ताओं के भावनाओं का कद्र करती है, जनमानस का कद्र करती है, कार्यकर्ताओं का कद्र नहीं करती है ना, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता है ना जिसके वो हकदार होते हैं। ये आप कह सकते हैं। ठीक है अरुण जी, आएंगे आपके पास। अरुण जी आपके पास आएंगे। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। रामपुकार सिन्हा जी बताइए, इमामगंज से तो अब
इमामगंज से तो अब फिक्स हो गया कि आज कल परसों कोई भी अगर उम्मीदवार होगा तो वो जीतन राम मांझी के परिवार से ही होगा। बिल्कुल सौरभ भाई, तरारी में आपने जगह दे दी बाहुबली सुनील पांडे के बेटे को, कारण उसके अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और जब भाषण देने की बारी आती है तो एनडीए के तमाम नेता मंच पर कहते हैं कि हमें परिवारवाद से कोई मतलब नहीं है, हम परिवारवाद से बिल्कुल परहेज करते हैं, परिवारवाद अगर देखना है तो आप आरजेडी में देखिए। बिल्कुल सौरभ भाई, आपकी बातों में दम है और आपकी बातों से मैं सहमत हूं, कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा हूं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रवक्ता होने के नाते, लेकिन इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि आज चाहे जो भी पार्टी है, हमारा एनडीए गठबंधन है या महागठबंधन है, उपचुनाव में जो परिवारवाद का जो अभी जो फिगर सामने आया है, इसके लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सोचना पड़ेगा। और आज के परिवेश में हम सत्य बोलने से कहीं परहेज नहीं हट सकते हैं। अरुण जी चाहे जो कुछ बोल दे, लेकिन इतना जरूर हम कर सकते हैं कि हमारे एनडीए गठबंधन में 2 सीट पर, एक इमामगंज में जीतन राम मांझी जी की बहू उम्मीदवार हुई है, वो जीतन राम मांझी जी का प्रकरण मामला है, और दूसरा तरारी में सुनील पांडे जी के पुत्र को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इतना हम कर सकते हैं सौरभ भाई कि देखिए, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री है, उनके अंदर कहीं परिवारवाद की बू नहीं है। दूसरी तरफ बिहार के 7वें मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके परिवारवाद के, उनके घर परिवार में कोई बू नहीं है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके अंदर परिवारवाद की कोई बू नहीं है। राधा मोहन सिंह जी हमारे मोतिहारी के सांसद है, आज 75 वर्ष के हो गए, उनके अंदर परिवारवाद की कोई बू नहीं है, कोई बेटा भतीजा नहीं। देखिए, ये तो अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हम कहां ले जाना चाहते हैं। आज भी हम डंके के चोट पर कर सकते हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता होने के नाते, कि एनडीए गठबंधन में हम हैं, लेकिन हमारे नेता के अंदर कहीं भी परिवारवाद की बू नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार के अंदर कहीं परिवारवाद की बू नहीं है। हाँ, अब सोचना है एनडीए गठबंधन के हमारे सभी नेताओं को कि हम राष्ट्रीय जनता दल की तरह कोई काम नहीं करें। राष्ट्रीय जनता दल में देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, आदरणीय निशा भारती जी, श्रद्धेय तेजस्वी यादव जी, श्रद्धेय तेज प्रताप यादव जी, उसके बाद में रोहिणी आचार्य जी, अब सुन रहे हैं राजश्री यादव जी भी विधानसभा चुनाव लड़ने आ रही है। तो वो बड़ी पार्टी कहां जा रही है? और एनडीए गठबंधन में हम लोग इतना जरूर कर सकते हैं कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी अपने बहू को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं, इमामगंज से उम्मीदवार बनाए हैं, वो रिजर्व सीट है, उनका सीट था। अब जीतन राम मांझी जी भी चाहते तो किसी कार्यकर्ता को बना सकते थे, कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो किस परिस्थिति में किए हैं, हम एनडीए गठबंधन में हैं, हम के प्रवक्ता इसका जवाब देते। लेकिन इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो सिद्धांत था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो सिद्धांत था कि परिवारवाद की राजनीति में हमारा देश और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है, इसलिए परिवारवाद के हम खुद खिलाफ हैं। वंशवाद और परिवारवाद से राजनीति में कार्यकर्ताओं का जो राजनीति में सफाया हो जाता है, यही वंशवाद की परंपरा है। आज वंशवाद के खिलाफ हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एकजुट होना चाहिए। और भी राजनीतिक मेहमान है, उनके पास जाएंगे। राकेश जी। जी, बीजेपी जो बड़ी बड़ी बातें कहती है कि हमारे पार्टी में परिवारवाद नहीं है, हमारे पार्टी में कोई बाहुबली नहीं है, हमारे पार्टी में कोई अपराधी नहीं है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो तरारी का सीट हम बाहुबली सुनील पांडे के बेटे को दे देते हैं। जब टिकट देने की बारी आती है तो जो सहयोगी पार्टी आपके जीतन राम मांझी हैं, इमामगंज से अपनी बहू को टिकट दे देते हैं। देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी में कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है सौरभ जी, पहला। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि परिवारवाद की परिभाषा अलग होती है। परिवारवाद की परिभाषा कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति का बना हुआ पार्टी, यानी राष्ट्रीय जनता दल। इमामगंज के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए मैं वहीं पे आ रहा हूँ सौरभ जी, बहुत दिनों के बाद मुझे समय मिला है और आपको मैं सम्मानित मानते हुए कि मैं एक समय पे वहीं पे आ जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि सौरभ जी, परिवारवाद की परिभाषा यही कहती है कि एक ही परिवार के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के कुनबे को लगातार मुख्यमंत्री बनने की बारी आए तो मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बनने की बारी परिभाषा उन्हीं अपने परिवार। अनुसार चेंज मत कीजिए राकेश जी। आप ये बताइए, सीधे तौर पर सीधा सवाल है, आप सीधा ये बताइए कि ये क्या है। इमामगंज की जो सीट है वहां पर उम्मीदवार बनाई गई जीतन राम मांझी की बहू। देखिए जीतन राम मांझी की बात करें, चाहे हमारे तरारी की बात करें, तो ये लोगों ने जिन्होंने पार्टी में काम किया है, हमारे यहाँ तरारी से जो विधायक के चुनाव जो लड़ रहे हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और पार्टी की सदस्यता लेने के बाद पार्टी में उन्होंने लगभग 1 साल 10 हो दिन गया पहले उन्होंने उन्होंने काम करना। पार्टी ज्वाइन किया, अगले दिन आपने टिकट दे दी। नहीं नहीं, 10 दिन बीजेपी के नहीं लिए आप। कब उम्मीदवार जो था वो बीजेपी के लिए कितना काम किया है उस विधानसभा क्षेत्र से? नहीं नहीं, जिस उम्मीदवार की बात कर रहे हैं वो आज नहीं, लगभग 8-9 महीने पहले पार्टी में ज्वाइन किया और पार्टी में काम करते हुए उन्होंने पार्टी में ज्वाइन किया और हमेशा सर उनका क्या बात कर परिवार रहे जो हैं, है कुछ दिन पहले सामाजिक में। मुझे मुझे याद है 1 से 2 महीने हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा सुनील पांडे का ज्वाइन करना या उनके बेटे का ज्वाइन करना, और उसके बाद आपने सीधे तौर पर गिफ्ट में टिकट ही दे दिया विधानसभा का। नहीं सौरभ जी, मैं बाहुबलियों से कहना दूर चाहता, रहेंगे, बाहुबलियों से दूर रहेंगे, अपराधियों से दूर रहेंगे। सुनील पांडे कौन है सर, समझा नहीं नहीं दीजिए हमारे सुनील, दर्शकों को। नहीं नहीं, सुनील पांडे की बात करें चाहे उनके पुत्र की बात करें, कोई हमारे यहाँ अपराधी नहीं, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक के तरीके से जिनको भी चलिए संगठन में ठीक है, काम ठीक करना है, होगा। ठीक है, ठीक है। और जीतन राम मांझी की बहू जो उम्मीदवार बनाई गई उसके बारे में क्या कर रहे थे आप? नहीं नहीं, जीतन राम मांझी की जो बहु उम्मीदवार बनी है, उनकी पार्टी है, एनडीए घटक दल के वो सदस्य हैं, मैं मानता हूं, वो लेकिन चाहे उनकी किसी को बहू भी ने, उतार सकते हैं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अलग पार्टी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सौरभ जी हमको बोलने दीजिएगा, हम एक तो 1 सेकंड भी नहीं बोलते, आप ब्रेक लगा देते हैं। मैं कह रहा हूं उनकी जो बहू है, उन्होंने महिलाओं के लिए अपने क्षेत्र में इमामगंज में बहुत सारा काम किया है और काम करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो ऐसी नहीं है, वो लोग एकदम जो अपने जिस समाज से आते समाज को उत्थान के लिए लगातार जीतन राम मांझी जी, उनके पुत्र लगातार लगे रहे और लगातार आज देखिए बात कहीं ना कहीं अपने जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय को आगे बढ़ाने में काम किए हैं। ठीक है, ठीक है। कमल कमलेश जी ये बताइए, जिसका बैकग्राउंड राजनीति फैमिली का नहीं है, यानी जिसके बाप दादा भाई अगर कोई राजनीति में एमपी और विधायक नहीं है, तो उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए बिहार में, क्योंकि उनको तो कभी जगह ही नहीं मिलेगा जिस तरीके की परंपरा आप लोगों ने शुरू कर दी है, या जो चलती आ रही है परंपरा, ये भी कह सकते हैं। सौरभ जी, अभी राजनीति का जो परिवेश हो गया है, हम लोग आज सही विषय पे चर्चा कर रहे हैं। परिवारवाद जो है राजनीति में कहीं से भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। सब अपने अपने तरीके से परिवारवाद का उदाहरण सेट करने में लगे हुए हैं। राकेश पोद्दार जी ने अच्छा एग्जाम्पल दिया, राम पुकार जी ने भी अच्छा एग्जाम्पल दिया। उसको एक होता है ना अमली जामा पहनाना, तो बस वो काम सिर्फ हुआ है। तो परिवारवाद जनता के बीच में जो काम कर रहे हैं, आज जब टिकट की बात आती है तो नाम मिलना, तो उसके लिए और उस सदस्य के लिए जो राजनीति में है उसके लिए बहुत कठिन समय होता है। इस बात को मानना चाहिए सारे राजनीतिक दल को। मैं भी इससे अछूता नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं इसको आंशिक रूप से रोकने का प्रयास करना चाहिए। 100% तो इस पे लगाम नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यदि राजनीति परिवेश में यदि किसी का गार्जियन है, यदि पिता है, और दूसरा यदि उसका नेक्स्ट जनरेशन यदि काम कर रहा है, तो पार्टी उसको मना नहीं कर सकती है। जो काम करेगा उसको टिकट मिलेगी, उसका भी उतना ही हक है जितना एक आम का है। तो उस आधार पे टिकट मिलना वो स्वाभाविक है। लेकिन जिसको आप 10 दिन पहले पार्टी में शामिल करते हो और टिकट दे देते हैं, वो भी अंतिम मोमेंट में जब घोषणा होती है कि लड़ना है अब, तो सीधे उसको प्रेजेंट कर देना, ये सही नहीं है, किसी भी तरीके से सही नहीं है। सौरभ जी। चलिए प्रीति नंदिनी जी आप बता दीजिए,
आपकी पार्टी भी वही करेगी जो तमाम पार्टियां कर रही है आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में? अभी 24 में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें आप उदाहरण देख सकते हैं कि किस तरीके के लोगों को जन स्वराज कैंडिडेट बना रही है। तो इससे साफ है कि आगे हमारा क्या किस तरीके की अभी तो रणनीति आपकी होगी। पार्टी का कोई आधार ही नहीं है ना, मैं अब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल कारण बिल्कुल, पहले लेकिन आधार अभी तो भी बने, पहले नेता तो आ जाए, उसके बाद उनका परिवार आएगा नहीं आएगा। मैं देखिए सोच की बात बिहार कर की रहा हूँ, जो मैं नीति की राजनीति बात है कर रहा हूँ। वो 1100-1200 परिवार ही चला रहे हैं, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। तो अब जो आज जो आपका टॉपिक है, चर्चा का विषय है परिवारवाद, तो ये तो सच्चाई है ना बिहार की राजनीति की। आप देख लीजिए जो भी पार्टी आप उठाइए उसका पूरा आप कच्चा चिट्ठा आपके सामने होगा, चाहे राजद हो, चाहे अभी हम पार्टी के जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं या फिर दूसरे जो पार्टी हैं। तो क्या कर रहे हैं, अपने परिवार पहले खुद को आगे बढ़ाना है। जब हम आगे बढ़ गए तो अपने बच्चे को, अपने जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सबको आगे बढ़ाना है। तो यही चल रहा है। और जहां तक अभी चर्चा हो रही है कि हर विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां पे आप देख लीजिए एक जगह से एक बाहुबली के बेटे को बढ़ाया जा रहा है। तो एक पिता अगर बाहुबली बन जाता है तो वो तो ऑटोमेटिकली बिहार में आराम से राजनीति में आ सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। उसके बाद उनका जब काम करने का उम्र खत्म हो जाता है तो अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, आज हम जनसुराज जो बार बार चिल्ला करके कह रहे हैं कि बिहार और पिछड़ कोई गया है है बाहर? देश में, पूरे देश में बिहार सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है और हर तरीके की समस्या, गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा, हर कुछ से बिहार झेल रहा है आज। तो इसके पीछे का कारण भी यही है क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार के जो नेता हैं जिनके ऊपर बिहार को बढ़ाने की, बिहार के विकास की जिम्मेदारी है, वो अपने आप को ही स्थापित करने में लगे हुए हैं। और अभी जो हमारे साथी लोग बैठे हैं अन्य पार्टियों से जो प्रवक्ता आए हुए हैं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि उनको अपनी पार्टी की तरफ से बचाव करना पड़ रहा है। वो खुल करके परिवारवाद पर बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनके परिवार में भी, इधर आ उनकी जाता। राजनीतिक पार्टी में भी यही हो रहा है। तो यही मैं कहना चाहूंगी। और अभी समय है बिहार के लिए, बिहार में एक विकल्प की जरूरत थी, वो विकल्प बन के जनसुराज उभरा है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की अभी कोई आधार नहीं है, एक विचारधारा शुरू हुई है, नई विचारधारा है, मैं मानती हूँ। और इसको लोगों तक पहुंचाने में हमें बहुत सन्नी से संघर्ष मिलवा करना दीजिए। पड़ेगा क्योंकि लोगों के दिमाग में भी परिवारवाद और एक बाहुबल का जो एक प्रारूप मन में सन्नी को बैठ गया भेजिए, कि बिहार में यही राजनीति चल सकती है। बुलाइए इसी ना वजह आपको। से आज ये स्थिति है कि आप देख लीजिए जीतन राम मांझी जिस तरीके से अपनी बहू को उतारते हैं और रामगढ़ से हम जो देख रहे हैं जिस तरीके के कैंडिडेट को उतारा जा रहा है, और अन्य उपचुनाव में अन्य सीटों पे भी इसी तरीके का हमें देखने को मिल रहा है। तो अब बिहार की जनता के पास एक विकल्प है और कुछ अच्छे लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं और उन पर विश्वास किया जा सकता है। तो ये तो कहीं ना कहीं टेस्ट बिहार की जनता की भी है कि आप किस तरीके से इस विकल्प को स्वीकार करते हैं और आगे चल करके इसको सहयोग करते हैं। चलिए अरुण जी, ये बताइए, क्या वो कभी दिन आएगा जब अरुण कुमार जो हैं वो किसी विधानसभा से आरजेडी के तरफ से उम्मीदवार होंगे? सौरभ जी, राष्ट्रीय जनता दल ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है। आप इतिहास देखिए ना, जहां मामूली से कार्यकर्ताओं कौन से विधानसभा से आते हैं, वहां परिवारवाद है कि नहीं, पहले ये समझा दीजिए। अगर परिवारवाद होगा तब तो आपके लिए कोई जगह नहीं होगी, अगर परिवारवाद नहीं होगा तब जगह शायद मिल सकती है। जी, आप विधानसभा चुनाव का लिस्ट देख लीजिए। अगर मैं संगठन में हमें जवाबदेही पार्टी ने दी है, प्रवक्ता भी बनाया है, महासचिव भी बनाया है, तो हम क्या, हमारा तो बैकग्राउंड परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, तो जगह तो मिली है। ऐसे कई कार्यकर्ताओं को टिकट तो मिला, प्रवक्ता की नौकरी मिली है ना अरुण जी, मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ। आप लिस्ट लेके बैठूंगा, आप देखिए ना कार्यकर्ता कितने, मतलब 99% से अधिक जमीनी कार्यकर्ता, मामूली कार्यकर्ता एमएलए। अरुण जी देखिए अरुण जी एक चीज तो फिक्स है, अरुण जी एक चीज तो फिक्स है, लालू यादव का जो परिवार है वो तो फिक्स है, वो तो मजबूती से है, वो इधर उधर होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन उसके बाद अगर आप 15-20 ऐसे नेताओं को अगर आधार बना लेंगे कि उनका बेटा, उनकी बेटी अगर चुनाव लड़ेगी, तो आपके जो लाखों कार्यकर्ता हैं वो तो ऐसे ही मतलब उनका भविष्य तो चौपट हो जाएगा। फिर वो क्या करेंगे राजनीति में? तो बेहतर होगा वो राजनीति छोड़ दें। मतलब बेलागंज और रामगढ़ के जितने कार्यकर्ता हैं
उनके लिए तो बेहतर है कि वो राजनीति छोड़ दे, कारण उनको तो कभी जगह ही नहीं मिलेगी। सौरभ जी, आप हमको बात को रखने दीजिए। आप बेलागंज, रामगढ़ देख लीजिए ना अजीत जी का इतिहास। वो लगातार जनता के बीच काम करते आए, राजनीति में जन सेवा तो करते और आए। तो कोई, अरुण जी, और कोई परिवार तो वहां काम कर रहा होगा, और भी तो कार्यकर्ता होंगे जो 30 सालों से लगे होंगे, 35 सालों से लगे होंगे। भैया 243 सीट है बिहार विधानसभा चुनाव में, और 4 एक परिवार पर इतनी मेहरबानी क्यों अरुण जी? जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह एमपी बन गए, तो क्या जरूरत है अजीत सिंह को हमको विधायक बनाने की? इसके अलावा भी तो इसके अलावा और भी तो लोग होंगे जो मुझे लगता है कि 50 सालों से 30 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे होंगे। सौरभ भाई, अगर अजीत सिंह जी जनता का सेवा कर रहे हैं, हमारे पार्टी के बैनर तले जन सरोकार के सवालों को उठा रहे हैं और जनता का भावना का कद्र करते हुए पार्टी वहां से उम्मीदवार बनाई, तो इसमें क्या दिक्कत है? और कोई नेता उस क्षेत्र से नहीं है जो जनता की भावना का सम्मान कर रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं एक ही नेता बचे हैं अजीत सिंह, जो 20 सालों से आपके साथ हैं, जिनको जो जनता का सम्मान कर रहे हैं, और कोई नेता नहीं है आपके पास उनके अलावा? अरे जो फीडबैक सौरभ भाई आता है, संगठन उस अनुसार निर्णय लेती है। ऐसा नहीं, हमारा ही पार्टी एक ऐसा है आज के तारीख परिवार बड़ा नहीं होता है अरुण जी, पार्टी बड़ी होती है, आपको भी पता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी अनुकूल ना पार्टी तय करती है। आप देखिए विश्वनाथ सिंह की जो बात कर रहे हैं, सुरेंद्र जी के बेटे लगातार 20 वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कोई और भी होगा उस क्षेत्र से अरुण जी जो 30 सालों से आपके साथ जुड़ा हुआ होगा और मजबूती से पार्टी का काम कर रहा होगा। देखिए रोशन मांझी जी, उनका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, वहां से कहीं और थे, लेकिन पार्टी ने दिया। तरारी को आप देख लीजिए, हाँ परिवारवाद इसको कह सकते हैं। कल तक तो वही अरुण जी वही तो हम कह रहे हैं ना कि दूध का धुला हुआ कोई नहीं है। तो आप लोग परिवार पर लंबा चौड़ा जो भाषण देते हैं वो भाषण देना बंद कर दीजिए ना। हम लोग नहीं देते हैं। आप लोग सीधा टैग लगा दीजिए, आप लोग सीधा टैग लगा दीजिए कि ये रामगढ़ विधानसभा है, यहाँ कोई भी कैंडिडेट वही लड़ेगा जो जगदानंद सिंह के परिवार से होगा। आप लोग टैग लगा दीजिए कि बेलागंज से वही उम्मीदवार होगा जो सुरेंद्र यादव के परिवार से होगा। कोई भी होगा जो बेहतर काम करेगा, वो निश्चित रूप से कोई दूसरा भी हो सकता है। अगर सुरेंद्र जी के लड़के पार्टी के बैनर तले बेहतर काम कर रहे हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, तो पार्टी सम्मानित की है उन्हें। या अजीत सिंह जी का वहां भूमिका है, जन सरोकार के सवालों पर रात दिन वो खड़े रहते हैं, तो वहां के लोगों के जन भावनाओं का कद्र करते हुए पार्टी ने टिकट दिया है। रोशन मांझी वहां बेहतर समझ आया पार्टी को, जन भावनाओं के अनुरूप। देखिए गरीब घर का लड़का को वहां से उम्मीदवार बनाया। तरारी में आप देखिए, हाँ ये गलत है कि मांझी जी की बहू कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से राजनीतिक गतिविधि में नहीं थी। हाँ, प्रशांत पांडे जो तरारी से बनाया गया, आपने सवाल भी किया, कहीं कोई मतलब नहीं, एक बहुबली के बेटे को उतार दिया गया, ये गलत है। झारखंड जाइए ना, 4 मुख्यमंत्री के परिवार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया। अब भ्रष्टाचार पे वचन देते थे जो मधु कोड़ा, देखिए उनके पत्नी को देने का काम किया टिकट। तो क्या पूछिए भारतीय जनता पार्टी से। बिहार की चलिए अरुण जी, पहुंच गया अरुण जी फिर आएंगे आपके पास, अरुण जी फिर आपके पास आएंगे। राम पुकार सिन्हा जी, ये बताइए, एक मजबूरी हो जाती है, राजनीतिक मजबूरी, कि सहयोगी पार्टी अगर कुछ भी गलत करे तो साथ देना है, क्योंकि हम एक साथ गठबंधन में हैं, हम विरोध कर नहीं सकते हैं, तो हमें मौन समर्थन ही करना पड़ता है। चाहे जीतन राम मांझी अपनी बहू को उतारे, चाहे बीजेपी जो है वो एक बाहुबली के पुत्र को उम्मीदवार बनाए। देख सौरभ भाई, देखिए इसमें कहीं मजबूरी या कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी तो सत्ता में रहकर भी हमेशा संघर्ष की बात को कहे हैं। हमारे नेता जब भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे, उस समय भी
वो बोलते थे कि कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हमेशा बोले कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली होती है, वो जो एकदम गलत है, वहां कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड होता है कि आपके ऊपर कितनी क्षमता है कि आप रहकर भी हम शुरू से हम लोग सौभाग्य है कि हम आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के सानिध्य में राजनीति कर रहे हैं। इसके पूर्व किशन पटनायक जी और प्रोफेसर विनोदानंद सिंह जैसे लोगों के साथ रहकर राजनीति सीखे हैं। तो राजनीति में समाजवाद की जो हम लोगों का शुरू से बचपन से जो रहा है, तो उसमें हम जरूर कर सकते हैं कि वंशवाद के खिलाफ हम लोग शुरू से रहे हैं। वंशवाद, राजनीति में अपराधीकरण, वंशवाद, ये सब परंपरा जो है, धन बल, बाहुबल, ये सब के खिलाफ हम लोग शुरू से संघर्ष करने वाले लोग हैं। और राजनीति में जहां परिवारवाद हो जाए, जहां बाहुबल हो जाए, तो सौरभ भाई इससे अंदाजा लगाया जा सकता है तो आज तो एनडीए के अंदर हो रहा है ना रामपुकार सिन्हा जी, आज तो एनडीए के अंदर वो चीजें हो रही है। विरोध तो आप भी नहीं कर रहे हैं, मौन समर्थन तो आपका भी है। देखिए उस चीज से आप इत्तेफाक रखते हो या ना रखते हो। देखिए, तरारी सीट जो भारतीय जनता पार्टी के कोटा में गया और इमामगंज सीट जीतनराम मांझी जी के हम के कोटा में गया, तो वहां उन लोगों को अपना उम्मीदवार तय करना था। अब उसमें अगर सुझाव मांगते एनडीए प्रचार करने तो आपके नेता भी जाएंगे ना, लेकिन इतना सिन्हा जी प्रचार करने के लिए तो आपके नेता भी तो जाएंगे ना उस विधानसभा में। बिल्कुल जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसे ही तो मौन सहमति मतलब कहा जाता है। अब वो डिपेंड हो सकता है कि वो किस पार्टी की सीट जा रही है और किस पार्टी के उम्मीदवार हो रहे हैं, वो डिपेंड होता। अगर एनडीए की 5 पार्टियों की बैठक होती, सीट इमामगंज का जीतनराम मांझी जी के हम के कोटे में गया, तो उस परिस्थिति में जीतनराम मांझी जी कहते, जीतनराम मांझी जी जब वो बोल रहे हैं कि उनके परिवार के लोग ही लड़ रहे हैं चुनाव, तो उसमें हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं उनके कोटा में। लेकिन इतना हम जरूर कर सकते हैं कि हमारे नेता 2015 में एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़े थे, लेकिन एक भी परिवारवाद वाले लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाए थे। 23 सीट मिले थी और 23 सीट पर सभी कार्यकर्ता चुनाव लड़े थे। एग्जाम्पल के तौर पर साधारण कार्यकर्ता एनडीए का चुनाव लड़े हुए थे। वो अपने घर के किसी पत्नी को, किसी बेटा को या पतों को चुनाव नहीं लड़ाए थे हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। तो हम तो डंके के चोट पर कर सकते हैं। हमारे एनडीए गठबंधन में आदरणीय नीतीश कुमार जी को देखिए, नीतीश कुमार जी के घर में कोई भाई, कोई बहन, कोई भाभी, कोई बेटा राजनीति में है क्या? नहीं है। इतना तो और कर सकते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी के भी इतिहास को देख लीजिए, उनके घर परिवार का कोई है क्या? तो मैं जहां हूं आज भी वहां हम 100 में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 90%। अरे अरुण जी जरा नहीं, आपके डिबेट में नहीं बोलता हूं। अरुण जी आप सुनिए, अरुण जी, राजद जैसा वंशवाद और राजद जैसा प्राधिकरण वाला कोई पार्टी नहीं है। राजद पैसों से टिकट देकर दिया जाता है, क्या बात कीजिएगा आप? जरा सुनिए मेरी बात को अरुण जी। राजनीति का प्राधिकरण राजद दल से शुरू हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के समय से ही राजनीति का प्राधिकरण हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के समय से ही वंशवाद की परंपरा चली। राष्ट्रीय जनता दल के समय ही पूरा भ्रष्टाचार का उत्पन्न हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के समय ही अपराध का बढ़ावा हुआ। आप क्या बात कर सकते हैं? राजनीति का प्राधिकरण अरुण जी, एक बात सुनिए। रामपुकार जी थोड़ा राकेश जी के पास जाते हैं। राकेश जी ये बताइए, राकेश जी ये बताइए कि जब भाषण देने का समय आता है तो आपके पार्टी के नेता लंबा भाषण देते हैं, चाहे भ्रष्टाचार पर हो या अपराधी पर हो, बाहुबल पर हो। लेकिन जब टिकट देने की बारी आएगी तो हम सुनील पांडे के बेटे को टिकट देंगे। अनंत सिंह आपकी पार्टी में नहीं, जदयू में शामिल हो गए हैं और हमको लगता है कि वो 2025 से में चुनाव भी लड़ेंगे। तो बाहुबल तो हर जगह है ना, तो आरजेडी को घेरने का फिर क्या मतलब है? फिर आप चुप रहिए। परिवारवाद, बाहुबल, सब चीजों पर आपको बोलने का कोई हक ही नहीं है। आपकी पार्टी के नेताओं को बोलने का कोई हक नहीं है। सौरभ जी समय दीजिएगा तो मैं इसको विश्लेषण के रूप में बताना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं सौरभ जी, परिवारवाद की परिभाषा मैंने कहा था कि परिवारवाद वो आप अपने अनुसार तय कर रहे हैं राकेश जी, वो आप अपने अनुसार तय कर रहे हैं परिवारवाद की परिभाषा।
हमने अपने अनुसार नहीं, आपने कहा कि सुनील पांडे जी के पुत्र को टिकट मिला। तो मैं जीतन कह राम रहा हूं मांझी की बहू उम्मीदवार है, इसको भी आप परिवारवाद नहीं कह रहे हैं। तो परिभाषा डिफिनीशन जो है वो आप अपने अनुसार तय करते हैं, अब मैं आपको जो मैं सूट करता है उसके अनुसार तय करते हैं। सौरभ जी, मैं कहना चाहता हूँ, पहले सुन तो लीजिए, हमको बोलने ही नहीं देते हैं। हम मैं कह रहा हूँ कि आपने परिवारवाद की परिभाषा, मैंने कहा कितनी बार हम लोगों ने कहा कि परिवारवाद किसे कहा जाता है। परिवारवाद ये नहीं कहा जाता कि एक व्यक्ति डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए, वकील का बेटा वकील बन जाए, ये नहीं। उसने भी राजनीति के अंदर नीचे स्तर से जिन्होंने मंडल में काम किया, जिला में काम किया, प्रदेश में काम किया, और तब जाके उनको टिकट मिलता है, संगठन में काम किया। लेकिन लालू परिवार में कौन सा संगठन में किसने काम किया? तेजस्वी या तेज प्रताप जी? अरे सुन लीजिए आप, फिर इसको कहाँ बोलने की? अरे अरुण जी सुन लीजिए, सम्राट चौधरी के बराबर भी हमारे लालू जी नहीं है। रुकिए, आराम से धीरे से। अरुण राकेश जी, ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि संगठन में काम करना पड़ता है, फील्ड में काम करना पड़ता है। जीतन राम मांझी की जो बहू है, जिनको उम्मीदवार बनाया गया है, कहाँ देखा है आपने संगठन में काम करते हुए उनको? जीतन राम मांझी जी की बहू संतोष मांझी जी की धर्मपत्नी, उन्होंने अपने समुदाय के लिए, और अपने समुदाय के लिए आज से नहीं, शुरू से आंगनबाड़ी में काम किया, अपने समाज को लेके बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम किया। ये नहीं, पूरा एकदम उनके ऊपर गूगल पे सर्च कर दीजिए, उन्होंने क्या काम नहीं किया। उन्होंने बहुत बारीकी से नीचे स्तर पे काम किया। उन्होंने दिखावे की राजनीति नहीं की कि आते ही डिप्टी सीएम बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसके बाद आप भ्रष्टाचार की बात की। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी पार्टी में आने के बाद भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होता, उसके ऊपर केस चलता है, अरेस्ट होते हैं, जेल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार में हमारे कितने पदाधिकारी जेल गए, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे गए। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोप में जो लोग आते हैं उनको बख्श दिया जाता, बख्शा नहीं जाता है, चाहे किसी के व्यक्ति का नाम ले ले। परिवारवाद की परिभाषा क्यों राकेश जी, आनंद सिंह जब आरजेडी के साथ थे, महागठबंधन के साथ थे, तो बड़े अपराधी थे। अब वो अगर एनडीए के उम्मीदवार बनेंगे 2025 में मोकामा विधानसभा से, तो वो अच्छे हो जाएंगे। देखिए, अपराधी की तक उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या वहां की लोअर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, तो उसमें हम लोग कहां से क्या बोल सकते हैं कि उस वक्त छवि के आदमी है। जब कोर्ट ही बरी कर दे, माननीय न्यायालय उनको बरी कर दिया, तो हम उसमें हम आप कैसे कह सकते कि अपराधी हैं। और दूसरी बात, मैंने कहा भ्रष्टाचार की बात, और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जी इंडी गठबंधन की बात, झारखंड की बात कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल, हेमंत सोरेन, सुब्बू सोरेन, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, अच्छा यादव, तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, ये सब कौन है? ये सब परिवारवाद की परिभाषा, इसी को परिवारवाद कहा जाता है। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, पूरे देश की कहानी मैं बता दूंगा एक तरफ से, हर स्टेट की बात मैं बताना चाहता हूँ, और सीखना चाहिए इन लोगों को। परिवारवाद की परिभाषा पूरे देश के अंदर एक कांग्रेस के नेता बैठे हुए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, संजय गांधी, ये सब लोग कौन है? परिवारवाद की परिभाषा नहीं है क्या? अब परिवारवाद, यही सब परिवारवाद ही देश को लूटने का काम है। ठीक है राकेश जी, समय की कमी है, एक बार कमल जी के पास भी जाएंगे। कमल जी, खत्म होनी चाहिए ऐसी राजनीति। अगर ऐसी राजनीति चलती रही, जो युवा आ रहे हैं राजनीति में, फिर तो उनका कोई भविष्य ही नहीं बच जाएगा। म्यूट पे हैं कमल जी आप। मैंने पहले भी कहा कि परिवारवाद किसी भी तरह से सही और जायज नहीं ठहराया जा सकता है। पहले वर्तमान में जो है आदरणीय मोदी जी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र परिवारवाद ही हुआ करता था, जो बार बार दोहराते थे परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा है। परिवारवाद ने हमारे देश को नोच लिया है। तो अब जो प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है वो कहाँ चला गया? वो परिवारवाद की बात क्यों नहीं करते हैं? अमित शाह जी की बात क्यों नहीं करते हैं? जय शाह की बात क्यों नहीं करते हैं? प्रेम कुमार धूमल की बात क्यों नहीं करते हैं? अनुराग ठाकुर की बात क्यों नहीं करते हैं? राजनाथ सिंह जी की बात क्यों नहीं? तो एक लंबी फहरिस्त है ये। परिवारवाद कहीं भी किसी भी पार्टी में अछूता नहीं है, लेकिन आप जब बार बार परिवारवाद का आरोप लगाते हैं दूसरे पे,
तो प्रधानमंत्री जी को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके पास परिवारवाद का कोई ऐसा ये नहीं है नजदीकी। पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, आपको नहीं लग रहा है? बिल्कुल, मैं पहले भी अपना दे चुका हूं। मैं इससे पहले कह चुका हूं कि परिवारवाद किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ठीक है, हम ठीक लोग है। तो कमल जी, परिवारवाद का कमल नहीं जी, लगाते हैं उनपे। कमल जी, समय की कमी है। प्रीति जी के पास अंतिम कमेंट के लिए। जी, अभी जितने भी लोग अपनी बात बता रहे हैं, एक दूसरे का बता रहे हैं कि मेरे आपके पार्टी में इतने लोग परिवारवाद से आते हैं, तो ये तो हाँ, जनता मतलब को मेरे समझने की पास जो बात है। दाग है वो ज्यादा गहरा नहीं है, दूसरी पार्टी को बिल्कुल, देख बिल्कुल, लीजिए, एक दूसरे पर उनका जो एक दाग दूसरे है वो पर काफी गहरा है। जी, एक दूसरे पर लांछन लगाने में कहीं न कहीं वो अपने आप को ही सामने रख रहे हैं कि देखिए भाई, आपके में ये कमी है तो मेरे में ये है, तो सही बात हाँ, है और ये मेरे सच्चाई पास 2-3 है, आपके पास 5-6 है, ऐसे करके जी, जी, अपना जी, अपना जी। पोल खोल रहे हैं सभी जो। तो अभी ये जो समय है बिहार के लिए, वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और बहुत अच्छी बात है बिहार के लिए कि हम ऐसे मुद्दों पर, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि देखिए राजनीति का क्या हो गया है। और जब तक इन चीजों से राजनीतिक पार्टियां और बड़े जो नेता कहते हैं खुद को, वो नहीं निकलेंगे, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कुछ भी अच्छा हो पाएगा। मैं सिर्फ जनसुराज के प्रवक्ता होने के तौर पर नहीं, बिहार के नागरिक होने के तौर पर भी इस बात को यहाँ रखना चाहूंगी कि अभी जो हालत हो गया है बिहार का, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो लोग सत्ता में आ जाते हैं उनको सत्ता से बाहर नहीं जाना है, तो वो अपने साठ गांठ में ही लग जाते हैं कि कैसे मुझे सत्ता में बने रहना है। जब वो एक बार सत्ता में आ जाते हैं तो अपने परिवार को घुसाने में लग जाते हैं। तो परिस्थिति देखते 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 जब बार बार एक आंकड़े की बात करते हैं कि सिर्फ 1200 परिवार बिहार भर में जो सत्ता में है, राज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे आप मुखिया से ले लीजिए, चाहे उसके ऊपर आप हर स्तर पे आप देख लीजिए, विधायक हो, सांसद हो, एक बार वो बन जाते हैं फिर अपने परिवार को घुसाने में लग जाते हैं। और बिहार के मुद्दों के बारे में, बिहार की समस्याओं के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती है। तो अब हम जो जनसुराज आई है और हम इस पर बहुत मजबूती से खड़े हैं कि बिहार में राजनीतिक बदलाव की जरूरत है। एक जो पूरा सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को बदलने की जरूरत है, तभी बिहार की समस्याओं को बात हो सकेगी। मुझे उम्मीद है कि आगे ठीक। जो एक परिवर्तन की लहर चली है वो दूसरे राजनीतिक पार्टियां भी उस चीज को समझेंगी और उस पर प्रयास करेंगी कि ऐसी चीजों को बदला जाए। अब ठीक है, ठीक है। तो अरुण जी, आज आपके लिए, रामपुकार जी के लिए ये मुद्दा था, क्योंकि चिंता आप लोगों की बनी रहती है। मतलब मुझे भी चिंता आप लोगों की बनी रहती है। मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों को टिकट मिले, आप लोग उम्मीदवार हो, आप लोग विधानसभा जीत कर आए, आप लोग विधायक बने। लेकिन ये जो प्रथा है ना, ये आप लोगों के अलावा उनके लिए भी खतरे की घंटी है जो युवा जो हैं वो राजनीति में आ रहे हैं। इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि ये प्रथा जो है ये गलत है और इसे खत्म करने की जरूरत है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी नमस्कार। तो निश्चित तौर पर ये काफी खतरनाक है परिवारवाद, क्योंकि लाखों युवा जो हैं वो हर साल राजनीति में आ रहे हैं और निश्चित रूप में जो भी राजनीति में आते हैं उनकी एक मंशा होती है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं, लोकसभा का चुनाव लड़ूं। लेकिन ये परिवारवाद जो है अगर ये चलते रहा तो निश्चित रूप से उन युवाओं को, लाखों युवाओं को कभी मौका नहीं मिलेगा। कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो उनका हर नीति सिद्धांत जो है वो कहीं ना कहीं किनारे कर दिया जाता है। तो आज इस चर्चा को हम यही खत्म करते हैं और आपसे मेरा आग्रह है, आपसे मेरा विनती है कि अगर आपने न्यूज़ 24 बिहार झारखंड के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे कर दें। और अगर आज की चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, और अगर आप आज की चर्चा में आपको कुछ कमियां दिखाई दी है तो आप कमेंट के जरिए हमें बता भी सकते हैं। अगले दिन यानी कल किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें